हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेधान सीरीज का पार्ट 12। मेधान सीरीज का पार्ट 12 पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को 20 जीके जीएस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम रिवीजन करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन का, ललन टॉप प्रश्न का और मेधान सीरीज के पार्ट 12 का। तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में 30 से 35 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी हमारे साथ 30 से 35 मिनट बने रहेंगे, जिसमें आप सभी को इन सभी चीज़ों को मिलाकर कुल 80 से 90 करंट अफेयर क्वेश्चन और जीके जीएस देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ 30 से 35 मिनट बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किसे 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखें तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, इसका पूछे होस्ट कहाँ पे है? तो इसका होस्ट हो रहा है मॉरिशस में। और यह जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है? तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसमें 4 देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना पूछे कब किया गया था? तो इन 4 देशों ने मिलकर 2011 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना करी थी। 4 देश कौन थे? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जो है 2022 में शामिल हुआ था। लेकिन अभी जो है 2024 में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो मैंने बताया बांग्लादेश शामिल हुआ है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूछे अब की बार कौन से क्रम की बैठक हो रही है? तो 8वें क्रम की बैठक कहाँ पर हो रही है? मॉरिशस में हो रहा है। और इसमें पूछे ऑब्जर्वर कंट्री कौन बना है? तो ऑब्जर्वर कंट्री बना है सेशल्स। तो शामिल कौन हुआ है? बांग्लादेश। किस क्रम का है? तो 8वें क्रम का है। ऑब्जर्वर कंट्री कौन सा है? तो सेशल्स है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, बांग्लादेश शामिल है, तो बांग्लादेश से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर पूछे बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान से। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कब हुआ था? तो अलग हुआ था 1971 में। ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा भारत सरकार ने बांग्लादेश को मुक्त कराया था पश्चिमी पाकिस्तान से। ठीक है, तब इसका क्या नाम था? तो ये हमारा भारत है, यहाँ पे था बांग्लादेश, यहाँ पे था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को, जिसका पहले नाम हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान, इसको बहुत परेशान करता था। 1971 में भारत की सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाकर बांग्लादेश को फ्री किया और जो है यह तब से 1971 से बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो भारत के बीच में अगर पूछे भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास होता है। बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है ढाका। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, अगर पूछे इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा पूछे किसकी मूर्ति है? तो यह BR अम्बेडकर जी की है। ठीक है, BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? तो राम मंदिर के वास्तुकार हैं श्रीकांत सोमपुरा जी। जबकि पूछे मंदिर जो रामलला की मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन है? तो श्री अरुण योगी राज जी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट मेडिकल को दिया गया है, जो कि यह यूपी का मेडिकल है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूसरा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी व्याख्या, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगर पूछे कि पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में हुआ था एथेंस में। अगर पूछे अब की बार किस क्रम का है? तो अब की बार 32वें क्रम का 2020 में कब हुआ था? तो 32वें क्रम का 2020 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था टोक्यो, जापान की जो राजधानी है, यहाँ पे जो है 32वें क्रम का जो है ओलंपिक हुआ था। अब की बार 2024 में किस क्रम का है? 33वें क्रम का। कब शुरू हुआ है? तो 26 जुलाई से यह शुरू होगा, 26 जुलाई 2024 से। और पेरिस फ्रांस में यह शुरू होगा। इसमें 33वें क्रम के अगर पूछे पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे हमारे भारत की तरफ से? तो कौन होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमेल में यानी महिला वर्ग में PV सिंधु जी होंगी। इनका खेल है बैडमिंटन। अगर वहीं पूछे पुरुष वर्ग में यानी मेल वर्ग में कौन होंगे? तो शरद कमल होंगे। और इनका खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है। तो भारत की ओर से 33वें पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगी? तो PV सिंधु महिला की वर्ग से। और अगर बात करें शरद कमल पुरुष की वर्ग से होंगे। ये आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। सेफ डी मिशन यानी कि
भारत की तरफ से ओलंपिक में अगर पूछे मुख्य रोल किसका होगा तो गगन नारंग जी का होगा। और इनका खेल कौन सा है तो ये शूटिंग के हैं, ठीक है। तो सेफ मिशन कौन होंगे, गगन नारंग जी होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी पेरिस ओलंपिक में 33वें क्रम के ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से खेल हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ठीक है। तो ये चारों खेल आप सभी को भी याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अमूर्त धरोहर में अगर पूछे कि भारत का नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है तो भारत का जो है यूनेस्को में 15 अमूर्त धरोहर शामिल हो गए हैं। 15वां पूछे कौन सा है, गरबा है और ये किस राज्य का है तो गुजरात का है। विश्व धरोहर में अगर पूछे कि भारत के कितने स्थल शामिल है तो 42 स्थल शामिल हैं। 42वां कौन सा बना है तो 42वां बना है होयलेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पे है, यह कर्नाटक में है। 41वां पूछे कौन सा है तो शांति निकेतन है, यह भी कहाँ है तो यह कलकत्ता में है, ठीक है। तो एक कोलकाता में हो जाएगा शांति निकेतन, जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, ठीक है। और वही बात करें होयलेश्वर, यह कहाँ है, कर्नाटक में है, जो कि विश्व धरोहर सूची की 42वें स्थल में शामिल है। बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछे भारत में जो यूनेस्को में शामिल हैं तो 12 शामिल हैं। और भारत में कितने बायोस्फीयर हैं तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 12वां कौन सा शामिल हुआ है तो पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं IUCN, इसका पूछे स्थापना कब हुआ था तो IUCN का स्थापना हुआ था 1948 में। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF इसका स्थापना कब हुआ था तो 1961 में और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी है। और अगर पूछे कि रेड लिस्ट यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं उनके लिए रेड बुक कौन जारी करता है तो यह जारी करता है WWF। यूनिसेफ इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अभी हाल ही में यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, करीना कपूर बनाई गई हैं। हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो इस नियुक्त किया गया है चंपई सोरेन के जगह पे अब कौन आ गए हैं, हेमंत सोरेन आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, हेमंत सोरेन आ गए हैं, जो कि अगर पूछे इन्होंने झारखंड के रूप में कितनी बार शपथ ली है तो ये तीसरी बार झारखंड के CM बने हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसालवाहक के रूप में चुना गया है तो ये भी आपको याद रखना है, अभिनव बिंद्रा को। और ये किस क्रम का है तो मैंने अभी फिर से बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 33वें क्रम का ओलंपिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, लंदन में। IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो परिषद है, इसकी 132वीं सत्र कब से शुरू हो गई है तो यह 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में यह प्रारंभ हो गया है। IMO का अगर पूछे होस्ट देश कौन सा है तो यह है लंदन। इसी में जो है भारत की तरफ से अगर पूछे कि वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किसने किया है तो भारत ने किया है। वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व अगर पूछे किसने किया है तो भारत ने किया है। और इसमें इस मुद्दे पर बात की गई है कि समुद्री जो डकैती होती है उसको कैसे रोका जाए। जो सामान जो है समुद्र से भारत में या फिर भारत से किसी दूसरे देश में या फिर अमेरिका से कहीं श्रीलंका में कहीं आता जाता है तो ये बीच में जो समुद्र पड़ते हैं उसमें जो है डकैतों के द्वारा जो है सामान को लूट लिया जाता है। तो इसी को रोकने के लिए वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किसने किया है, भारत ने किया है। और इसमें समुद्री डकैती को रोकने का सुझाव भी बताया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट कौन है, लंदन है। वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व पूछे किसने किया है तो भारत ने किया है 132वें क्रम के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्री की बैठक हुई है। और अगर पूछे कि इसकी बैठक कहाँ पे हुई है तो इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। और इसमें पूछे कि बिम्स्टेक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है तो S जयशंकर जी, जो कि विदेश मंत्री हैं, S जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया है। तो बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2024 में कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की बैठक कहाँ पर होगी तो जैसे G20 2024 की बैठक कहाँ होगी, ब्राज़ील में। G7 2024 का बैठक अभी कहाँ हुआ तो पुगालिया, इटली में हुआ है। SCO 2024 की बैठक कहाँ हो रहा है तो अस्ताना में हो रहा है। और ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ होगी तो यह रूस में होगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुपर मनी ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है तो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप पूछे किसने लॉन्च किया है तो रेलवे पुलिस ने लॉन्च किया है, यानी कि RPF ने लॉन्च किया है, जिसमें अभी 1 जुलाई से 3 नए कानून जो लागू किए गए थे उनकी जानकारी लोगों को देने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है रेलवे RPF के द्वारा।
सक्षम और सी विजिल और स्वीप और KYC यानी नो योर कैंडिडेट ऐप, ये सभी चारों ऐप किसने लॉन्च किए हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसे हुई है? तो 2 लोगों को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, दूसरे हैं गुलजार साहब। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 या 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 की थीम पूछे क्या रखी गई है? तो किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को काउंटिंग करें। किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को काउंटिंग करें, इसकी थीम रखी गई है विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की। अगर पूछे पहली बार जो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 1889 में। और क्यों मनाया गया था? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो कितनी हो गई थी? तो विश्व की जनसंख्या जो है 5 अरब हो गई थी 11 जुलाई 1987 को, इसलिए 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब की बार बात करते हैं कि 2022 में जो है पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 8 अरब हो गई है। कितना? 8 अरब हो गई है, जिसमें पहला स्थान पूछे जनसंख्या के मामले में भारत का है और दूसरे नंबर पर चीन का है। एक बार और लॉकडाउन लग जाएगा तो चीन और अमेरिका, इंडोनेशिया, ये सभी मिलाकर भारत से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, भारत से पीछे हो जाएंगे ये सभी देश की जनसंख्या मिलाकर, तब भी भारत से पीछे हो जाएगी। बस एक बार लॉकडाउन की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10 जुलाई को क्या मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंसस यानी जनगणना अगर पूछे किस विषय का किस सूची का विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों चाहे मतलब बहस कर सकते हैं, यानी कि इस पर विषय यानी कि अपने सुझाव प्रस्ताव रख सकते हैं। तो सेंसस यानी जनगणना अगर पूछे किस विषय का सूची है? तो संघ सूची का विषय है। 2011 जनगणना के बारे में, संसद के बारे में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अगर अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो डॉक्टर चंद्रमौली जी थे। और 2011 की जनगणना का जो थीम रखा गया था क्या था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना की शुरुआत पूछे कब होती है? तो जनगणना की शुरुआत जो है यह मेयो के कार्यकाल में होता है, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन वैज्ञानिक जनगणना यानी कि 10 वर्ष के अंतराल पे, यानी 10 वर्ष के अंतराल पे जो है जनगणना कब से शुरू हो जाती है? तो यह 1881 में शुरू हो जाती है। किसके कार्यकाल से? तो रिपन के कार्यकाल से। 1911 से 1921 के बीच के जो कार्यकाल हैं जनसंख्या के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? तो महाविभाजक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल के अंतर्गत जो है जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई थी? घट गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है महाविभाजक काल पूछे किसे कहा जाता है? तो 1911 से 1921 के बीच के काल को। नेक्स्ट है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्स, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रवि अग्रवाल जी बनाए गए हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में रखी है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत की औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है मॉरिशस। हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में ब्रिलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है कजाकिस्तान में। ब्रिलेस्टिक 2024 यह जो है क्या है? तो यह मध्य एशियाई देशों का एक अभ्यास है, जिसमें शामिल कौन कौन से देश हैं? अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान 2 बार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो मध्य एशियाई देश में कौन कौन से? अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन सभी देशों के एक साथ अभ्यास को क्या कहते हैं? ब्रिलेस्टिक अभ्यास कहते हैं। अगर पूछे ब्रिलेस्टिक अभ्यास 2024 का आयोजन पूछे कहाँ पे हो रहा है? तो यह कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। और अगर वहीं पूछे कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्ताना। और यहीं पर जो है अस्ताना में ही SCO 2024 की बैठक होगी। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपको याद रखना है। तो ब्रिलेस्टिक 2024 मध्य एशियाई देशों का जो अभ्यास है, इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है? तो यह अभ्यास हो रहा है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और अजरबैजान की राजधानी का अगर बात करें तो क्या है? तो इसकी राजधानी है बाकू। तो अजरबैजान की राजधानी का नाम है बाकू। नेक्स्ट देखते हैं कजाकिस्तान अभ्यास। काजिंद अभ्यास पूछे किसके बीच होता है? तो काजिंद अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। डस्टलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है।
कुछ महत्वपूर्ण और अभ्यास देखते हैं, जैसे वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच होता है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। कटलेस अभ्यास का पूछे आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है सेशल्स में। अयुत्या अभ्यास किसके बीच में होता है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। नोमडिक अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है। अगर नदी पूछे कौन सी है, तो हुगली नदी है। ठीक है, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा किस नदी पर शुरू की गई है, तो हुगली नदी में कोलकाता में शुरू की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है, तो सुधा मूर्ति जी को किया गया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम पूछे तो डॉलर बहू है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है डॉलर बहू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जोरहाट में किया गया है। और जोरहाट अगर पूछे जिला किस राज्य में है, तो असम में है। और बोरफुकन अगर पूछे कि लाचित बोरफुकन किस साम्राज्य से संबंधित हैं, तो अहोम साम्राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो अहोम साम्राज्य से संबंधित लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण पूछे कहाँ किया गया है, तो किया गया है जोरहाट में। और इस मूर्ति का क्या नाम है, तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लाया गया है, तो जिनका बाप भारत है, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी व्याख्या देखें तो एरियन 6 रॉकेट का पूछे संबंध किससे है, तो मैंने बता दिया किससे है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसको लॉन्च किसने किया है, तो एरियन 6 रॉकेट को लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, तो कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर जो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अगर पूछे विश्व में सबसे अच्छा जगह कौन सा है, तो वह कोरू फ्रेंच गुयाना है। और यहीं से जो है इसी के साथ साथ, यानी जो ये एरियन रॉकेट 6 था, इसी के साथ साथ अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने अपना एक मिशन लॉन्च कर लिया है, क्यूरी मिशन को यहीं से लॉन्च कर लिया। ठीक है, और अगर पूछे ये क्यूरी मिशन किससे संबंधित है, तो यह मौसम संबंधी उपग्रह है। तो ये आपको याद रखना है, एरियन रॉकेट किसका है, यह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। इसी के साथ साथ क्यूरी मिशन के तहत जो है अमेरिका ने एक अपना मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च कर लिया है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, नासा है। अब देखते हैं रॉसकॉस्मॉस अगर पूछे ये किस देश की स्पेस एजेंसी है, रूस की है। नासा जो है किसकी है, ये अमेरिका का है। और जाक्सा जो है कहाँ का है, ये जापान का है। और कासा जो है अभी हाल ही में इसकी शुरुआत करी है दक्षिण कोरिया ने। तो कासा जो है किस देश की स्पेस एजेंसी हो जाती है, तो दक्षिण कोरिया की हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपने भारत के बारे में। आदित्य L1 मिशन पूछे किस सौरमंडल के किस अगर पूछे पिंड से संबंधित है, तो यह सूर्य से संबंधित है। ठीक है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए अगर पूछे भारत ने कौन सा मिशन भेजा है, तो आदित्य L1 मिशन भेजा है। अगर पूछे किस रॉकेट से भेजा है, तो PSLV C57 से भेजा है। चंद्रयान 3 जो है इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो LVM-3M4 जिसे बाहुबली कहते हैं रॉकेट, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। मंगलयान पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो PSLV C25 से रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसकी याद में, तो विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। GST डे पूछे कब मनाया जाता है, तो यह भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के CM बने हैं, तो हरियाणा के CM बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक स्टाफ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने करी है, तो रामनाथ कोविंद जी ने करी है। हाल ही में देश की पहली LNG बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में MEDEVIS नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। MEDEVIS यानी मेडिलिप्स, ऐसे आप पढ़ सकते हैं इसे, मेडिप्स किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है WHO ने। और यह क्या है, तो मेडिप्स एक प्रकार का मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, तो क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसको लॉन्च किसने किया है, WHO ने लॉन्च किया है। मेडिप्स क्या है, तो मेडिप्स एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
जहाँ पर आप सभी को मेडिकल डिवाइस यानी उपकरण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो मेडिप्स को किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है मेडिप्स क्या है? तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर मेडिकल डिवाइस उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन चारों ऑप्शनों को सॉल्व करते हैं। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, इसकी स्थापना 1971 में होता है। इसकी बैठक जो है शीतकालीन पूछे बैठक कहाँ पे होता है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट हमारा है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका अगर लोगो पूछे क्या है? तो इसका लोगो है पांडा। और यह पूछे कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो मैंने पहले भी बता दिया, यह रेड लिस्ट जारी करता है। जिस देश के या फिर जिस जगह के जो जानवर होते हैं अगर वो संकट में होते हैं तो उनको बचाने के लिए रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो WWF जारी करता है। नेक्स्ट हमारा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है यह किसके स्थान पर आया था? तो यह GATT के स्थान पर आया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को हुआ था। फिर 1948 के बाद जो है 1995 में GATT का जो है नाम बदल कर WTO रख दिया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो 164 देश शामिल हैं। 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है PSLV C57 से। PSLV C58 से एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। और एक और उपग्रह को लॉन्च किया था जिसका नाम था PEOM। तो ये 2 उपग्रहों को लॉन्च किससे किया है? PSLV C58 से लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हाल ही में बिम्स्टेक पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो बिम्स्टेक पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं इंद्रमणि पांडे जी। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्या कीर्ति सिंह है। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी ने किस देश के सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में अगर पूछे किन जगहों को जोड़ता है यह पुल, तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में अटल सेतु का निर्माण किया गया है। तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में अगर पूछे इस पुल की लंबाई टोटल कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है 8वां, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है? तो 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। तो बागवानी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है। इसकी व्याख्या पे देखते हैं। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार अब की बार इसका कौन सा क्रम है? तो 15वां क्रम है। इसका पूछे कृषि नेतृत्व पुरस्कार का आयोजन होस्ट कहाँ है किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है? तो सदाशिवम कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। इसमें जो है कुछ अवार्ड जो है महत्वपूर्ण राज्यों को दिए गए हैं। जैसे कृषि राज्य के अंतर्गत पूछे किसे दिया गया है बेस्ट के कृषि राज्य का अवार्ड? तो महाराष्ट्र को दिया गया है। और यहाँ के CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और बागवानी में पूछे किसे दिया गया है? तो नागालैंड को दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण अगर पूछे इस क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। और खाद्य प्रसंस्करण के अगर पूछे मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं चिराग पासवान। कौन बनाए गए हैं? तो चिराग पासवान बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन बनाए गए हैं? चिराग पासवान बनाए गए हैं। जबकि पशुपालन में किसे दिया गया है? हरियाणा को दिया गया है। और नवाचार के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो कृषि नेतृत्व में ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आप सभी इसको याद रखेंगे। नागालैंड को बागवानी के क्षेत्र में दिया गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। नागालैंड की स्थापना पूछे राज्य के रूप में कब किया जाता है? तो 1 दिसंबर 1963 को किया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि 10 दिनों तक चलता है। और नागालैंड में ही माउंट सारामाती चोटी भी स्थित है। नेक्स्ट है सर स्वामिनी आशा। अगर पूछे यह आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो आशा भोसले जी की है। द डेफिनेटिव आत्मकथा किसकी है? तो मनोज वाजपेयी जी की है। आई हैव द स्ट्रीट ये किसकी है? तो R अश्विन की है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है? शेन वाटसन की है। सोर्स कोड किसकी है? बिल गेट्स की है। नेक्स्ट हमारा है 800 अगर पूछे किसकी आत्मकथा है? तो मुथैया मुरलीधरन जी की है। द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी ये सैम पित्रोदा की पुस्तक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगे शरद कमल जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह ब्रुसेल्स में बेल्जियम में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 9वां प्रश्न,
हाल ही में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना जिसे कहते हैं GAINS 2024 का संबंध किससे है? तो जी से हो जाएगा गार्डन, तो ये आपका संबंध सही हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, तो गेम्स का संबंध पूछे किससे है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। गेम्स 2024 यह क्या है? तो यह त्वरित नवाचार पोषण योजना है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका काम होगा तो जो भारत में शुरू किया गया है मेकिंग इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, इन सभी को औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है गेम्स 2024। ठीक है, तो इसको शुरू किसने किया है? तो इसको शुरू किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने शुरू किया है। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। तो गेम्स को किसने शुरू किया है? गार्डन ने शुरू किया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है क्यों शुरू किया गया है। तो मेकिंग इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में इसको शुरू किया गया है। मेकिंग इंडिया की अगर पूछे शुरुआत कब की गई थी, तो 2014 में मेकिंग इंडिया की शुरुआत की गई थी। और वहीं बात करें स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनाई गई हैं? सुजाता सौनिक बनाई गई हैं। लेक लड़की योजना ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो म्यांमार का यह बंदरगाह है जिस पर अधिकार या परिचालन किसने ग्रहण किया है? भारत ने किया है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC है। और पूछे भारत में प्राइवेट बैंक के रूप में सबसे बड़ा भारत का कौन सा बैंक है? तो सबसे बड़ा है HDFC और दूसरे नंबर पर ICICI बैंक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल M ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो AB बिंगडरसन को सम्मानित किया गया है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन जिसे शार्ट में कहते हैं NBDA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो NBDA यानी न्यूज़, यहाँ से देखेंगे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म क्या है? NBDA। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रजत शर्मा जी को बनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। NBDA अगर पूछे क्या है, तो यह भारत में न्यूज़ चैनल का सर्वोच्च संस्था है जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रजत शर्मा जी बनाए गए हैं। और इनका जो खुद का टीवी चैनल है उसका क्या नाम है? तो इंडिया टीवी के ये मालिक हैं। इन्हें ही NBDA का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस कंपनी का? तो होप कंपनी का बनाया गया है। यह क्या है? तो होप एक प्रकार का वेलनेस ब्रांड है। इसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु जी को बनाया गया है। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर ABN गंगाधर जी बनाए गए हैं। टीबी रोग के लिए सलाहकार किसे बनाया गया है? तो टीबी रोग के लिए सलाहकार बनाया गया है किसे? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को बनाया गया है। टीबी का अगर पूछे जो है टीबी दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी हमें 24 आवर्स नहीं देखना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 मार्च। 24 मार्च को जो है टीबी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? इटली में। और इटली के किस जगह पे? तो पुगालिया इटली में यह आयोजित हुआ है। और अभी हाल ही में PM मोदी जी इसमें भाग लिए थे। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एपिसोड 12, मेधान सीरीज का एपिसोड 12 पढ़ने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पेंटिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? हॉल्ट मैकेंजी। अस्थाई बंदोबस्त के कौन जनक माने जाते हैं? कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? रीड एंड मुनरो माने जाते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए भारत है प्राचीन काल का। ठीक है, प्राचीन काल क्या, मध्य भारत का ये हमारा हो जाता है भारत है। ठीक है, तो इसमें पूछे महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी यहाँ पे पाकिस्तान और जो पड़ता है पंजाब प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सभी प्रांतों में जो है महलवाड़ी परियोजना शुरू की गई थी, योजना शुरू की गई थी, जिसके जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। वहीं पूछे अस्थाई बंदोबस्त कहाँ शुरू किया गया था? तो यह कलकत्ता, उड़ीसा
जो मतलब वर्तमान के कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार, इन सभी प्रांतों में शुरू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, जिसके जनक कौन माने जाते हैं? कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत मतलब होता है किसान, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है किसानों से कर वसूला जाता था। और यह जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया था? तो मद्रास, तमिलनाडु, यहाँ चेन्नई क्षेत्र में यह शुरू किया गया था। इसके जनक कौन थे? तो रीड एंड मुनरो थे। आवर्त सारणी की शुरुआत किसने करी थी? तो प्राचीन जो आवर्त सारणी है इसकी शुरुआत करी थी मेंडलीफ ने, जिसका आधार इन्होंने क्या बताया था? तो परमाणु भार को इन्होंने आधार बना के आवर्त सारणी प्रस्तुत करी थी। जबकि आधुनिक पूछे आवर्त सारणी किसने दी है? तो मोजले ने दी है। इन्होंने किसको आधार बनाया है? तो परमाणु क्रमांक को बनाया है। मेंडलीफ ने किसको बनाया था? परमाणु भार को। इन्होंने परमाणु क्रमांक को बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर पूछे कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। और कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट हमारा है जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। किस तापमान पर? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारा है 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं और उनके मात्रक देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा समय, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इन सभी की जो मात्रक होते हैं कौन कौन सा है? तो समय का सेकंड है, लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, तापमान का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल है। नेक्स्ट हमारा है मौद्रिक नीति समिति की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर मौद्रिक नीति समिति यानी MPC, ठीक है, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। MPC का पूछे कार्य क्या है? तो इसका कार्य है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को रोकना, 2% से लेकर 4% के बीच में महंगाई को रोके रखना। MPC के द्वारा हर साल में 6 बार जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी हर दूसरे महीने में 1 बार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। MPC के पूछे अध्यक्ष कौन है? तो RBI का जो गवर्नर होता है वही MPC के अध्यक्ष होते हैं। MPC में पूछे कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य RBI के होते हैं और 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार के होते हैं। अंकोर वाट मंदिर पूछे किस देश में है? तो यह कंबोडिया में है। और पूछे अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है। अंकोर वाट के मंदिर को जो है विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। इसका निर्माण अगर पूछे किस वंश ने किया है? तो खैबर वंश के शासक सूर्यवर्मन II ने किया है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे 1911 में पहुंचे थे, एमंडसन पहुंचे थे। जबकि भारतीय पूछे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे? तो गिरिराज सिरोही थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 111 में किया गया है। ध्यान से देखेंगे आप सभी को ये समझ में आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। सामान्य विधेयक, कोई विधेयक होता है उसे सामान्य विधेयक कहते हैं। जब वह लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो वो क्या होता है? तो वह एक प्रकार का विधेयक ही रहता है, सामान्य विधेयक रहता है। और यह विधेयक जो है जब राष्ट्रपति के पास आता है तो सामान्य विधेयक किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 11 के तहत आता है। अगर राष्ट्रपति उस पर जो है साइन कर देता है उस विधेयक पर तो वह क्या बन जाता है? तो वह एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति उसे रिजेक्ट कर दे तब वो सामान्य विधेयक ही बना रहता है। अगर राष्ट्रपति उस पर उसको अपने पास रख ले पुनर्विचार करने के लिए, फिर उसको दे, अगर साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, अगर रिजेक्ट कर देगा तो वह फिर विधेयक ही बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति उस पर ना तो विचार करे ना उसे रिजेक्ट करे, उसे चुपचाप अपनी जेब में रख ले, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस विधेयक को क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो कर दिया गया है। ठीक है, तो उस विधेयक को क्या कर दिया जाता है? पॉकेट वीटो कर दिया जाता है। यानी ना तो राष्ट्रपति उस पर कोई विचार रख रहे हैं ना उस पर कोई साइन कर रहे हैं, वो चुपचाप अपनी जेब में रख के सो जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर पूछे कि पॉकेट वीटो जो है पहली बार प्रयोग करने वाले भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो उन राष्ट्रपति का नाम है ज्ञानी जैल सिंह है। इन्होंने जो है एक विधेयक आया था उसको अपने पॉकेट में मोड़ मार के रख लिए और बोले कि कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, और कुछ बोले नहीं। और इन्होंने किस प्रकार के अधिनियम पर जो है पॉकेट वीटो किया था? तो उस अधिनियम का नाम है डॉक अधिनियम। ठीक है, तो डॉक अधिनियम पर इन्होंने क्या किया था? वीटो पावर वीटो कर दिया था। नेक्स्ट हमारा है भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो मैंने बताया था 12 हैं। और यूनेस्को में पूछे कितने शामिल हैं? तो 12 शामिल हैं।
सॉरी भारत में कितने हैं, तो 18 हैं। कितने शामिल हैं यूनेस्को में, तो 12 शामिल हैं। अगर पूछे पहला जो यूनेस्को में शामिल हुआ था उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और पूछे नवीनतम यानी कि 12वें क्रम का कौन सा है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व है। इन दोनों का स्थान कहाँ पे है, तो नीलगिरी जो है यह तमिलनाडु में है, और वहीं पूछे पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो एंड्रोसियम कहते हैं। और वहीं बात करें पुष्प में मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, तो गाइनोसियम कहा जाता है। एंड्रोजन हार्मोन को जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, तो एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका का उत्पन्न होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका उत्पन्न होती है, तो 4 उत्पन्न होती है। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति राव जी। अगर बात करें राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगर पूछे कि राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है, तो कृष्णदेवराय का संबंध अगर पूछे किस वंश से है, तो ये तुगलक वंश के हैं। अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे, तो यह थे कृष्णदेवराय जी। और विजयनगर साम्राज्य के अगर पूछे संस्थापक कौन थे, तो ये थे हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। कृष्णदेवराय की अगर पूछे ग्रंथ का क्या नाम है, तो इनकी ग्रंथ का नाम है आमुक्त माल्यदा, इनकी ग्रंथ का नाम है। इन्हीं के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे। नेक्स्ट हमारा है किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि 2 ऐसे भारतीय होते थे जिनके माता या पिता जो है भारत से होते थे और बाकी एक या तो माता या तो पिता बाहर से होते थे, तो उन्हें ही एंग्लो इंडियन बोला जाता था। इस प्रकार की सुविधा हमारे लोकसभा में 2 सीटों का किया गया था लोकसभा सीट में, ठीक है। तो इस प्रकार से एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था इसको समाप्त कर दिया गया संविधान संशोधन 104वां करके। इसी 104वें संविधान संशोधन में SC और ST के लिए जो आरक्षण दिया हुआ था इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में पूछे संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, तो संविधान में 106वां संशोधन किया गया था। और वह कौन सा संशोधन था, तो 106वां था। और विधेयक का क्या नाम था, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो है संविधान में 106वां संशोधन किया गया था। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गुणसूत्र में पूछे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, तो गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य में पूछे कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत सचिव पद का सृजन कब हुआ था, तो भारत सचिव पद का सृजन कब हुआ था। अब तो सभी को याद आ गया होगा, सचिव मतलब कहाँ किस मूवी में दिखाया गया है, तो पंचायत में देख सकते हैं ना। तो भारत सचिव पद का सृजन कब किया गया था, तो 1858 में किया गया था। और किस एक्ट के तहत, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत किया गया था, 1858 में किया गया था, ठीक है। और यह 1857 की क्रांति के बाद यह एक्ट आया था, ठीक है। इसमें जो है क्या हुआ था, तो 1858 में जो है जो भारत का जो शासन व्यवस्था था तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़कर जो है किसको दे दिया गया था, तो क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था, यानी जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था भारत का शासन व्यवस्था। इसी के तहत जो है 1858 के भारत शासन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत जो है भारत परिषद का निर्माण किया गया था, जिसमें 15 सदस्य थे। और इन भारत परिषद के जो 15 सदस्य थे इनका अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया था, तो भारत सचिव को बनाया गया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। और वहीं परमाणु बम का आविष्कार पूछे किसने किया था, तो ओपेनहाइमर ने किया था। लास्ट प्रश्न आज का है 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग पूछे 3 होते हैं, कौन कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कौन से रंग हैं, तो प्राथमिक रंग हैं। ये प्रश्न आप सभी के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, ये मान है, मन नहीं है। तो ये मान जो है पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, तो ये आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 12 जुलाई के करंट अफेयर, लल्लन टॉप प्रश्न और एपिसोड जो मेधान सीरीज का था 12वां सॉल्व कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।